कैसे हो आप सभी। आज बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, जो हमने कल 3 पढ़ लिए थे। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं बेटा 4, ठीक है। और वो क्या है आपका DSP2 हाइब्रिडाइजेशन। हमने कल बेटा डिस्कस कर लिया था SP, SP2 एंड SP3। उससे नेक्स्ट आता है DSP2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें बेटा देखो 1 तो d ऑर्बिटल होगा, वो कौन सा होगा, dx² माइनस y² वाला, ठीक है। एंड बेटा 2 होंगे p ऑर्बिटल और 1 होगा s ऑर्बिटल। ये s दोनों p के और एक b, ये चारों कंबाइंड होंगे। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हो रहे हैं और चारों कंबाइंड होके क्या बनाएंगे बेटा, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो शेप होगी वो कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर शेप होगी। एंड बेटा उनका जो एंगल होगा 2 बॉन्ड के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री, सभी जगह इक्वल होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। DSP2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर एग्जांपल पूछते हैं तो ये ध्यान रखना है बेटा। ये जो एग्जांपल्स हैं इनमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इन एग्जांपल्स को हम ये कह सकते हैं कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, आयोनिक कंपाउंड होते हैं, वैसे ही कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड होते हैं। तो बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है उनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ होता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, इसमें बेटा क्या होता है कि जो सेंट्रल एटम है, ये निकिल क्या है, सेंट्रल एटम है, ठीक है। एंड बेटा सेंट्रल एटम से जो सराउंडिंग एटम होते हैं, ये वाला सराउंडिंग होगा, इसको एक पर्टिकुलर नेम देते हैं लिगेंड, ठीक है। ये है सेंट्रल एटम और सेंट्रल एटम के सराउंडिंग जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम पर्टिकुलर नेम देते हैं लिगेंड्स। और इस कंप्लीट को हम एक कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये बेटा आपके 12th में आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, जो आपकी 9th यूनिट रहेगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे 12th के अंदर, ठीक है। अभी फिलहाल देख लो, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, जो ये लिगेंड्स होते हैं ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, निकिल को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। निकिल को ट्रांसफर नहीं करते, हम ये कह सकते हैं इसके साथ ये शेयर कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो निकिल होगा इसमें क्या होना चाहिए बेटा, वेकेंट ऑर्बिटल। ये चीज ध्यान रखना, सेंट्रल एटम के पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। इस वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर क्या आएगा, ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंप्लीट पेयर, ठीक है, 1 पेयर कंप्लीट इसमें क्या करेगा, शेयर करेगा इसके साथ और बॉन्ड बनाएगा। उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेंट्रल एटम के पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने चाहिए। अगर वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है तो बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी, क्लियर। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसमें बॉन्डिंग बनती है। एग्जाम्पल ना अभी एक एक्सप्लेन कर देती हूँ, सेकेंड आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर बेटा सेंट्रल एटम क्या है, निकिल, और निकिल का आउटर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, 3d8 4s2। इसका क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब देखो 3d8 4s2 है। यहाँ पर अगर हम ये देखें निकिल पर चार्ज क्या है, तो देखो अंदर कितना है, Cn साइनाइड होता है, इस पर बेटा -1 चार्ज होता है। टोटल कितने हैं, 4, तो अंदर कितना हो गया, -4, और बाहर कितना है, बाहर -2। तो जब बेटा ये वाला क्या होता है, इसमें निकालने के लिए, चार्ज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, निकिल के चार्ज को हम x मान लेते हैं क्योंकि इसका हमें निकालना है, ठीक है। हमने सपोज ये किया कि निकिल का x है, x प्लस साइनाइड के ऊपर -1 होता है, -1 इंटू 4 करोगे एंड इक्वल टू जो भी चार्ज बाहर रहेगा वो इक्वल के उधर आता है, -2। तो x -4 इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 प्लस का 4, क्या आ जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू +2, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो +2 चार्ज आया है ये क्या है, निकिल के ऊपर है, साइनाइड पर माइनस है और पूरे कॉम्प्लेक्स पे -2 है। तो ऐसे ही हम क्या निकालते हैं, चार्ज निकालते हैं। बहुत सिंपल है बेटा, इसको x माना, देन प्लस का साइन लगाओगे, साइनाइड पर -1 होता है, साइनाइड कितने हैं,
हो गया साइनाइड के ऊपर। कॉम्प्लेक्स पे अगर कोई चार्ज है तो इक्वल के उधर लिख दो, अगर बेटा कोई चार्ज यहाँ नहीं आता तो आप 0 लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड x इज इक्वल टू, हम वैल्यू निकाल लेंगे क्या है, +2। इसका मतलब निकिल पर बेटा कौन सा चार्ज है, +2 चार्ज है। आप देखो ये तो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर, क्योंकि हमें आउटर ही देखना होता है। Ni2 पॉजिटिव के अंदर है इस कॉम्प्लेक्स में, हमने अभी चार्ज निकाला। 2 पॉजिटिव का मतलब ये जो 4th एनर्जी लेवल था उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है। अब कितना बचा बेटा, ओनली 3d8। फोरस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखो हमें क्या करना है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। यहाँ पर d है तो 5 ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। एंड बेटा लास्ट में 4s यहाँ पर वेकेंट है एंड 4p भी आपको लिखना पड़ेगा वेकेंट। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि बेटा साइनाइड कितने जुड़ रहे हैं, 4 जुड़ रहे हैं। और मैंने आपको कहा इस टाइप का अगर कॉम्प्लेक्स आता है तो उसमें आपको क्या चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, हाफ फील्ड या फुली फील्ड नहीं चाहिए, ठीक है। कल हमने डिस्कस कर लिया था हाफ फील्ड के साथ भी फुली फील्ड के साथ भी, अमोनिया मैंने एग्जांपल लिया था। एंड बेटा अब हम एम्प्टी के साथ भी देख रहे हैं कि ये कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो ये साइनाइड होता है बेटा ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ये क्या करता है, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर कर देता है। तो नेक्स्ट आप क्या बताओगे कि इसके अंदर क्या हो गई है, पेयरिंग हो गई है। दिखा दो, पहले से कितने पेयर थे यहाँ पर 3, अब ये यहाँ आ जाएगा तो कितने हो गए यहाँ 4 पेयर। ये क्या हो गया बेटा, वेकेंट, 4s भी वेकेंट है एंड 4p भी वेकेंट है। अब साइनाइड कितने हैं बेटा, 4 है, 4 है ना। 1 साइनाइड इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर शेयर करेगा, ये 1 साइनाइड जुड़ गया। सेकेंड साइनाइड यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, थर्ड यहाँ पर करेगा एंड फोर्थ यहाँ पर। ये जो क्रॉस साइन है वो है कि साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्या बना रहा है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगी। तो देखो इसके अंदर साइनाइड 4 जुड़ चुके, कौन से ऑर्बिटल यूज में आए बेटा, एक d का, एक s का और 2 क्या है p के। तो क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, dsp2। क्लियर है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ। अब बेटा इसके अंदर अगर आपसे पूछते हैं शेप कैसी होती है, तो देखो 4 ऑर्बिटल हैं निकिल के पास, साइनाइड कितने हैं बेटा, 4 है, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शेयर कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कैसी शेप हो गई बेटा, स्क्वायर प्लेनर। एंड बेटा इस पर चार्ज भी है, कितना है 2 नेगेटिव, वो आपको शो करना है। तो ये हो गई स्ट्रक्चर शेप किसकी, निकिल टेट्रासाइनो उसकी, ठीक है। +2 इस पर चार्ज रहेगा। आप 12th के अंदर देखोगे कि इसमें नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो वो बात की बात है। अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतना देखना है कि इसकी शेप कैसी आएगी। अगर एंगल पूछते हैं तो बेटा क्या आएगा, अगर इन दोनों के बीच में पूछते हैं, इन दोनों के बीच में पूछते हैं, सेम रहेगा, क्या रहेगा 90 डिग्री एंगल। एंड इसकी शेप कैसी रहेगी, स्क्वायर प्लेन है। तो ये आपका क्लियर है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसका भी सेम आएगा बेटा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, आई होप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है बेटा आपका dsp3d, या हम उसको क्या लिख सकते हैं dsp3, ठीक है। आप कैसे भी लिख दो। तो sp3d के अंदर बेटा क्या होता है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ओनली p ऑर्बिटल्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा ये तो एज इट इज यूज में आने वाला है तो इसको इरेज नहीं करना है हमें। देखो बेटा जब dsp2 आता है तो उसमें d ऑर्बिटल कौन सा यूज में आएगा, dx² - y², ठीक है। और अगर बेटा आपके पास sp3d आता है तो इसमें क्या यूज होगा, dz²।
1 s ऑर्बिटल होगा। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें 1 s ऑर्बिटल होगा, 3 होंगे बेटा p ऑर्बिटल एंड 1 d ऑर्बिटल होगा, और वो कौन सा होगा, dz²। अब टोटल काउंट करो, देखो 1 s है, 3 है p के, 1 + 3 + 1 मतलब 5 हो गए। और आपने वेस्पर के अंदर भी देखा होगा 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो कैसी शेप होते हैं। आई थिंक मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बच्चों ने अपने आप ही देख लिया होगा। ये pz था, ठीक है। एंड बेटा इसके साथ क्या है, z², ठीक है, dz², ये थी। अब हम ये कह रहे हैं कि ये पांचों मिलके क्या बनाते हैं बेटा, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। कौन से स्ट्रक्चर बनाएंगे मैं यहाँ पे बता देती हूँ क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है। कैसी, देखो बेटा इसमें क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि इसमें जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, टोटल 5 एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। 5 ऑर्बिटल मिलके क्या बनाएंगे, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें 3 तो क्या होंगे, एक प्लेन के अंदर, ये एक प्लेन के अंदर है। एंड बेटा एक होगा अबोव द प्लेन और एक होगा बिलो द प्लेन, ठीक है। अब इसमें देखो डिफरेंस क्या है, ये एक प्लेन के अंदर है, ये वाला मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ कि ये एक प्लेन है, ठीक है। तो बेटा जो प्लेन के अंदर होते हैं उन बॉन्ड्स को हम बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड, ठीक है। इक्विटोरियल बॉन्ड ये किसमें होते हैं, इन प्लेन। एंड बेटा जो ये बॉन्ड होते हैं इनको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, और ये कहाँ होते हैं, अबोव एंड बिलो द प्लेन। क्लियर है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। अब देखो बेटा अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे उनमें बॉन्ड एंगल सभी में सेम थे, ठीक है। जैसे हमने sp की बात की तो उसमें क्या था 180 डिग्री, sp2 की बात की तो उसमें क्या था 120 डिग्री, sp3 की बात की थी, सॉरी sp2 हाँ 120, sp3 में अगर हमने बात की तो 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। dsp2 में हमने देखा तो 90 डिग्री था। बट अगर बेटा इसकी बात करें तो इसमें एक एंगल नहीं है, इसमें देखो एक प्लेन के अंदर जो एंगल है उनमें क्या होगा बेटा, ये जो इक्विटोरियल बॉन्ड होंगे इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा 120, ठीक है। ध्यान रखना है इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री। और अगर बेटा एक्सियल और इक्विटोरियल पूछा जाए, एक्सियल में तो आपको पता है कितना है 180, बट आपको ये चीज नहीं बतानी होती, क्यों, क्योंकि बीच में कौन सा आ रहा है, इक्विटोरियल बॉन्ड आ रहा है। तो अगर आपसे ये पूछते हैं इक्विटोरियल एंड एक्सियल के बीच में कौन सा बॉन्ड एंगल होगा तो वो होगा बेटा 90 डिग्री, ठीक है। ध्यान रखना है इन बिटवीन इक्विटोरियल बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री, एंड इन बिटवीन एक्सियल एंड इक्विटोरियल बॉन्ड एंगल पूछेंगे तो वो क्या है 90 डिग्री। 2 बॉन्ड एंगल है, ध्यान रखना है अच्छे से। अच्छा बेटा इसमें देखो 3 तो प्लेन के अंदर है, एक अबोव द प्लेन एंड एक बिलो द प्लेन। तो प्लेन तो क्या बना रहे हैं, ट्रायगोनल बना रहे हैं, एंड अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन शो हो रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं, बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल इसकी क्या होगी बेटा, शेप होगी, ठीक है। इसमें एग्जांपल मैंने आपको वेस्पर के अंदर भी करवाए थे, सेम वही थिंग्स है। कौन सी, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिए इसमें क्या, PCl5 PF5, ये क्या है, इसी के तो एग्जांपल है। इसमें अगर हम देखें तो देखो फास्फोरस जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब देखो हाइड्रोजन फैमिली का आना क्या है, 3 ही आना है। टोटल करके देखो 10 + 5 कितने हो गए 15, ठीक है। इसमें आउटर कॉन्फ़िगरेशन 3p एंड 3s है। अगर हम देखते हैं इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर कितने हैं बेटा 3 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। तो अगर आपको यह समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा लार्जेस्ट बता देती हूँ यहाँ से, चलो यहाँ बता देती हूँ PCl5 का, ठीक है।
हमने क्या कहा, PCl5 देख रहे हैं हम, फास्फोरस के पास क्या है 3s2 3p3, आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट के अंदर फास्फोरस में ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग करोगे आप, पी के अंदर कितने हैं 3 1 2 3, एंड बेटा इसकी एक्साइटेड स्टेट देखोगे, एक्साइटेशन की जरूरत क्यों है, क्योंकि क्लोरीन कितने हैं 5, यहाँ पर बेटा देखो ओनली क्या है 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने चाहिए 5 चाहिए, तो यहाँ पर हाफ फील्ड देखना है आपको, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बेटा डी के अंदर, क्योंकि 3p के बाद क्या आता है 3d आता है, ठीक है। तो यहाँ पर d के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे ही ट्रांसफर होगा देखो s, p के कितने हैं 3, d का क्या है 1, तो ये क्या हो गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका sp3d बनेगा, जो कि ये बनेगा, ठीक है। इनके साथ क्लोरीन के ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग दिखा दोगे, यहाँ सभी में 1 1 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, p ऑर्बिटल, और क्या करेंगे बॉन्डिंग बनाएंगे। तो आपको सिर्फ यहाँ तक बताना और फिर ये स्ट्रक्चर बना के आना है। तो PCl5 की ये स्ट्रक्चर होगी, आपको ध्यान रखना है, शेप भी, ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और एंगल पूछते हैं तो 120 डिग्री एंड 90 डिग्री, क्लियर। ऐसे ही PF5 की होगी। तो ये आपको अगर एक बार समझ आ गया तो बार बार आई थिंक समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप बहुत फास्टली कर सकते हैं। तो सेकंड आपका जो था sp3d वो कंप्लीट हो गया। तो टोटल बेटा कितने कंप्लीट हो गए, आपको 3 मैंने कल कराए थे, 2 अभी अभी करा दिए, 5 कंप्लीट हो गए। अब देखो 2 और बचे हैं, फटाफट हम कर लेते हैं कौन कौन से हैं। sp3d बेटा कंप्लीट हो गया। अब आता है आपका sp3d2, ठीक है। sp3d2 क्या है देखो, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसमें 1 क्या है बेटा s ऑर्बिटल, ठीक है। एंड बेटा यहाँ पर अगर हम p देखें तो कितने हैं 3, प्लस कर दो 3p ऑर्बिटल्स हैं, कौन कौन से px py एंड p से, एंड प्लस बेटा यहाँ पर 2 क्या है d ऑर्बिटल्स हैं, और d ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं dx² माइनस y² प्लस dz², ये दोनों हैं, ठीक है। ये दोनों इसके अंदर प्रेजेंट है। अब देखो टोटल अगर हम देखें तो 1 + 3 + 2 करोगे कितने आएंगे 6। अब मुझे बार बार बनाने की जरूरत तो है नहीं कि ये सारे कंबाइंड होंगे, मैं डायरेक्ट इसकी स्ट्रक्चर बना देती हूँ। कैसे होगी 6 के लिए बेटा क्या होता है देखो, 4 तो रहेंगे एक प्लेन के अंदर, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 प्लेन के अंदर, एक रहेगा अबोव द प्लेन और एक रहेगा बिलो द प्लेन, क्लियर। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर होती है अगर हम देखें तो देखो ये तो स्क्वायर बन रहा है ना, और इसमें क्या है अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन भी अगर बॉन्डिंग होती है तो बेटा ऐसी स्ट्रक्चर को या शेप को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपको ध्यान रखनी है कि क्या है, क्लियर। अब इसमें आप सभी को एंगल भी दिख रहा होगा कि इसका एंगल कितना होगा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, ठीक है। तो बेटा एंगल आपको अगर जैसे स्क्वायर प्लेनर में देखा था क्या आ रहा था 90 डिग्री, सेम एज इट इज इसमें भी क्या आएगा एंगल बेटा 90 डिग्री का, ठीक है। अगर हम इसमें देखें कि एग्जाम्पल कौन सा होगा, तो हमने एग्जाम्पल भी किया हुआ है SF6, ये तो बहुत इजी है sp3d2, ठीक है। जैसे हमने वेस्पर के अंदर देखा था 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, तो उसमें बेटा मैंने आपको 3 शेप बताई थी, ऐसे ही इसमें भी रहेगी ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर भी रहेगी और स्क्वायर पिरामिडल भी रहेगी, लेकिन स्क्वायर प्लेनर में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, वो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम एग्जांपल्स भी देखेंगे अभी। और SF6 की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा देखो, कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स भी आएंगे जो हम बाद में डिस्कस, वो आप 12th में देखना बेटा, अभी जो अपने इस लेवल का ओनली वो करते हैं। देखो सल्फर का 16 होता है, हमें पता है, इसके आउटर कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4 होता है। देखो ऑक्सीजन से नीचे वाला सल्फर होता है, अगर ऑक्सीजन का ध्यान है 2s2 2p4
होता है तो बेटा नीचे वाले में सिर्फ एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा और कुछ भी नहीं है, बहुत जल्दी से याद हो जाते हैं। आपके आगे आएगा भी एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तब उसमें करवाएंगे कि कैसे आपको इजी रहता है फटाफट आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर आउटर ही चाहिए। सल्फर का बेटा ग्राउंड स्टेट के अंदर देखोगे क्या आएगा, एस के अंदर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है एंड पी के अंदर बेटा 2 पेयर्ड है और 2 क्या है अनपेयर्ड, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, ठीक है, और 2 क्या है अनपेयर्ड। आप देखो आपको कितने चाहिए बेटा, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3p के बाद क्या आता है 3d, तो आप क्या करोगे इसकी एक्साइटेशन करोगे। एक्साइटेशन में देखोगे कि हमने क्या किया, ओनली एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया पहले, ठीक है, जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे अनपेयर्ड, अब हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे बेटा 4, बट हमें कितने चाहिए 6 चाहिए, इसका मतलब s का भी क्या होगा ट्रांसफर होगा, x का जैसे यहाँ से रिमूव होगा कहाँ आया यहाँ, तो अब देखो कितने हो गए 6 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और क्या करेगा बेटा यहाँ पर पेयरिंग करेगा। मैं डायरेक्ट ऑर्बिटल में बता देती हूँ, पेयरिंग करेंगे तो देखो एक s का यूज आया, ठीक है, 3 p के यूज आए और d के कितने आए बेटा 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3d2, ठीक है। आपको ध्यान रखना है अगर कॉम्प्लेक्स आ जाता है या कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड आ जाता है तो उसमें हमें वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, बट यहाँ पर आपके पास सिंपल एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा sp3d2, जिसकी आपको ज्योमेट्री पता है क्या होगी ऑक्टाहेड्रल, क्लियर है बेटा। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे लास्ट स्टेप, इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं D2sp3, कंफ्यूज मत होना, इसका मीनिंग क्या है, बाहर अगर आता है अंदर आता है। अगर बेटा इंटरनल d ऑर्बिटल यूज होता, जैसे मैंने dsp2 में बताया था ना, उसमें अंदर वाले d ऑर्बिटल यूज हो रहे थे, इसमें देखो बेटा बाहर वाले d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। अगर बाहर वाले d ऑर्बिटल यूज होते हैं तो हम हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे sp3d2, अगर अंदर वाले यूज में होंगे तो आप लिखोगे D2sp3, बस ये डिफरेंस होता है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये भी आपके 12th पोर्शन में आएगा तो और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड जो हैं उनमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आएंगे जिसमें आपको ये भी लिखना होता है, ये भी लिखना होता है, तो वो मैंने अभी आपको बता दिया है कि अगर इनर d ऑर्बिटल यूज होता है तो आप ये वाला लिखोगे, सेम चीज है, ठीक है, और आउटर d ऑर्बिटल यूज हो रहा है तो आप ये वाला लिखोगे। इसमें देखो बाहर वाले d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं इसलिए हमने लिखा sp3d2, क्लियर है। ये था आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट बेटा मैं स्टार्ट कर रही हूँ, वो क्या है sp3d3। अब क्या आ गया आपका d3 आ गया। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अब तक तो हम कौन सा पढ़ रहे थे, d के कौन से ऑर्बिटल यूज आ रहे हैं, dx² - y² एंड dz²। अब बेटा 3 ऑर्बिटल्स हैं तो 3 के लिए क्या यूज होंगे dxy, dyz एंड dxz, ये तीनों ऑर्बिटल्स यूज में आएंगे। एंड बेटा जो इसकी स्ट्रक्चर है वो आप सभी को पता है क्या आएगी, ठीक है, dxy, dyz एंड dxz। टोटल काउंट करोगे तो कितना आएगा बेटा 7, और 7 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए मैंने आपको बताई थी कि जो ऑक्टाहेड्रल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसको आप पेंटागोनल बाइपिरामिडल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें पेंटागन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जो 5 होंगे वो तो प्लेन के अंदर होंगे, एक होगा बेटा बिलो द प्लेन और एक होगा अबोव द प्लेन, इस टाइप से, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें देखो ये एक प्लेन के अंदर है जो कि क्या बना रहा है पेंटागन बना रहा है, आपको दिख रहा होगा ये पेंटागन, ये अबोव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, तो इसको हम बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। इसमें अगर हम एंगल देखते हैं तो बेटा ये एंगल जो होता है वो 70 डिग्री एंगल होता है,
इसका बहुत कम एंगल हो जाएगा क्योंकि जो लॉब्स हैं वो नियर बाय है। ठीक है, आप देखो पेंटागोनल बाइपिरामिडल में एग्जांपल भी आपने देखा था IF7। ठीक है, अभी मैं इसमें IF5 का भी बताऊंगी, लेकिन उसकी ज्योमेट्री फिर चेंज हो जाती है क्योंकि मैं आपको शॉर्ट एक फॉर्मूला बताऊंगी जिसमें आपको क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन। इतना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे और उसकी ज्योमेट्री बता सकते हो एंड उसमें एंगल बता सकते हो। ठीक है, देखो IF7 में आयोडीन जो होता है इसके पास बेटा देखो बहुत सिंपल है। अब ये सोचोगे कि आयोडीन तो बहुत नीचे है, हमें तो सिर्फ फ्लोरीन का पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बहुत सिंपल है, आउटर कॉन्फ़िगरेशन याद रखना। अगर इसका याद है तो आराम से कर दोगे। इसका क्या होता है 2s2 2p5, यही होता है, 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहता है। इसका क्या हो जाएगा 3s2 3p5, इसका 4s2 4p5 एंड बेटा इसका क्या हो जाएगा 5s2 5p5। ठीक है, इनमें f ऑर्बिटल आ जाते हैं लेकिन f ऑर्बिटल आपको अभी नहीं लेने, यहाँ पर सिंपल ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो ग्राउंड स्टेट के अंदर क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 5s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है एंड 5p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आप देखो इसको कितने चाहिए बेटा 7 चाहिए। तो अगर यहाँ पर 1 2 3 जो पेयर्ड है वो क्या हो जाए, सारे के सारे अनपेयर्ड हो जाए। तो एक्साइटेड स्टेट में आप काउंट करो, देखो 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल काउंट कर लो बेटा कितने हैं 5 + 2 7 है, 4 तो यहाँ आ गए और 3 कहाँ चले जाएंगे बेटा डी के अंदर। क्लियर, तो फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर करके बॉन्ड बनाएगा, सेकंड वन ऐसे ही पेयरिंग होती रहेगी। क्रॉस किसके इलेक्ट्रॉन दिखा रही हूँ बेटा मैं, फ्लोरीन के। अब देखो कौन कौन से ऑर्बिटल यूज आए, एक s का, p के कितने आए 3, d के भी कितने आए 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3d3 एंड इसकी शेप कैसी होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन कि कैसे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसमें क्या क्या ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। अब बेटा मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी। ट्रिक क्या है, एक फॉर्मूला बताना है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन बेटा हाइब्रिडाइजेशन आपको ध्यान रखना है कि उसकी शेप कैसी होगी। कुछ नहीं है बेटा, आपको क्या करना है टोटल काउंट कर लेना ऑर्बिटल और उसी से ही आपको शेप पता चल जाएगी उसकी। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी, लेकिन उससे पहले बेटा हम एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं और उस फॉर्मूले को फटाफट अप्लाई करते हैं। देन हम क्या करेंगे, फिर कुछ फॉर्मूले पर अप्लाई करके डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, हमने हाइब्रिडाइजेशन को x से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन को नहीं, एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल मान के चलो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ले लो x को। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2। यहाँ पर होगा बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके, सेंट्रल एटम के। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे सेंट्रल एटम के। यहाँ पर प्लस रहेगा बेटा मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम किसके सराउंडिंग में, सेंट्रल के सराउंडिंग में मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट मतलब मोनो का मतलब 1, वैलेंट का मतलब वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी 1 होती है वही एटम आपको लेने, जिनकी 2 वैलेंसी होती है वो आपको नहीं लेने। ठीक है, ये चीज तो ध्यान रखनी ही रखनी है। अब देखो अगर किसी मॉलिक्यूल पे चार्ज भी है तो वो भी हमें ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है, इसी के साथ रखना, आगे क्या आएगा प्लस। अगर बेटा आपके पास एनायन दिया हुआ है तो उसको आप क्या कर दोगे प्लस, इसी के साथ प्लस करना है आगे एंड माइनस कर दोगे कैटायन। मतलब कैटायन यानी कि इलेक्ट्रॉन जा चुके तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसीलिए आप वहां पर माइनस कर देंगे। ठीक है, अभी हम एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया IF5। ठीक है, आपको निकालना है इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो x मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मान के चलो यहाँ
नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मान लीजिए। देखो आयोडीन का हमें पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कितने होते हैं, 7, ये हमें पता चल गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि मोनोवेलेंट एटम है या नहीं है। मोनोवेलेंट एटम मतलब इसकी वैलेंसी 1 हो। फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, कितने हैं बेटा, 5। हमें दो चीज वैल्यू पता चल गई। क्या इस पर कोई चार्ज है, नहीं है, तो हम ये कैटायन एनायन वाला क्वेश्चन तो लेंगे ही नहीं। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो x की वैल्यू निकालेंगे 1/2। 7 क्या है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस 5 क्या है, मोनोवेलेंट एटम। 7 + 5 कितने हो गए, 12। 12 को डिवाइड कर दो 2 से, कितना आया, 6। x की वैल्यू 6 है, हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 का मतलब देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। एक तो रहेगा s, p के कितने रहेंगे, 3। टोटल कितने हो गए बेटा, 4। बचे कितने, 2, क्योंकि 6 थे हमारे पास टोटल। तो क्या आएगा, sp3d2। बहुत इजी है बेटा। देखो x की वैल्यू अगर 2 आती है तो इसका मतलब एक तो होगा s, दूसरा होगा p, ठीक है। x की वैल्यू अगर 3 आती है तो sp2 होगा। अगर बेटा x की वैल्यू 4 आती है तो sp3, क्योंकि s ऑर्बिटल ओनली 1 ही होता है, तो s तो सभी में 1 ही आएंगे। उसके बाद जितने बचे वो p के करते रहो, ठीक है। एंड 5 अगर आती है, अब इसमें भी बेटा sp3 बताया था और एक आपको बताया था dsp2, दो चीज बताई थी ना, ध्यान रखनी है आपको। एंड 5 अगर आता है तो sp3d2, एंड अगर 6 आए तो sp3d2 इधर आएगा, क्योंकि 5 तो ये हो गया। एंड 7 आता है तो sp3d3, क्लियर। तो x की वैल्यू से आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा। एक s ऑर्बिटल, एक p, टोटल हो गए 2, 2, ठीक है। ऐसे काउंट करना है। तो देखो हमारे पास 6 आया था, एक s का, p के कितने, 3, टोटल कर लो कितने हो गए, 4, बचे कितने, 2, तो d के कितने होंगे, 2। अब sp3d2 की हमें पता है कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। लेकिन क्या इसकी ऑक्टाहेड्रल होगी, अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी, ठीक है। क्या इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, देखो आयोडीन के पास बेटा 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 5 ही क्या बना रहा है, बॉन्ड। एक क्या है बेटा, लोन पेयर। तो हमें पता है आयोडीन के साथ फ्लोरीन कितने हैं, 5, तो 5 लिख दो। जैसे ऑक्टाहेड्रल की होती है वैसे की वैसे बनाओ, पहले शेप लिखना मत अभी, ठीक है। बट एक इसने बॉन्ड बनाया नहीं, एक क्या है बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इसकी आप ऑक्टाहेड्रल नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे बेटा, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, क्या हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल, क्लियर है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये स्क्वायर हो गया, देखो, एंड एक ही बॉन्ड बन रहा है बिलो द प्लेन, या फिर अबो द प्लेन दिखा दो, इसको नीचे दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या है, स्क्वायर पिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल नहीं बोलोगे, ध्यान रखना है। ये वेस्पर के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, वही चीज आपको ये भी यहाँ भी ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बेटा कुछ ऐसे लेते हैं जिन पर चार्ज है, NH4 पॉजिटिव लेते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो मैंने लिया एग्जांपल NH4 पॉजिटिव, क्लियर। अब देखो इसमें नाइट्रोजन जो है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 हमें पता है, ठीक है। एंड बेटा हाइड्रोजन जो मोनोवेलेंट एटम है कितने जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हुए हैं। आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/2, ठीक है, 5 + 4। अब देखो इसमें क्या है, प्लस चार्ज है, और प्लस जो चार्ज, प्लस को कैटायन बोलते हैं, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। माइनस प्लस का कितना है बेटा, 1, तो 1, ठीक है। आप करोगे कितना आएगा, 5 + 4 - 1 मतलब 8 आ गया आपका। 8 को डिवाइड करोगे 2 से, कितना आया, 4। x की वैल्यू 4 का मतलब देखो sp3 आ सकता है या dsp2 आ सकता है। तो इसमें ध्यान रखना है बेटा, नाइट्रोजन जो होता है इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है,
ये नाइट्रोजन से नीचे की फैमिली जो होगी उसमें DsP2 दिखा सकते हो, बट इसमें क्या आएगा बेटा sp3। और एक चीज और ध्यान रखना, जो इस टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं उनमें sp3 ही आता है, DsP2 जो कॉम्प्लेक्स टाइप के होंगे उनमें आएगा। वो चीज आपको ध्यान रखनी है, उनमें आपको टेट्राहेड्रल नहीं बतानी, स्क्वायर प्लेनर बतानी है, ठीक है। तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल होंगे उनमें sp3 ही आता है। तो बेटा 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। अब हमें ये पता चल गया NH4 पॉजिटिव में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो sp3 की हमें पता है कैसी होती है, 1 2 3 4 मतलब टेट्राहेड्रल, चारों के चारों बॉन्ड बन गए एंड एक बन गया बेटा प्लस चार्ज, ठीक है। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे एंड हाइड्रोजन इसके साथ 4 जुड़े हुए हैं। इसमें बेटा मैं एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है। वो कैसे बनता है देखो अभी मैं बताती हूँ आपको, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है इस टाइप को आप कॉम्प्लेक्स नहीं बोलोगे, ठीक है। इस टाइप को आप क्या बोलते हो, ओनली कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है वो कौन बनाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे निकिल साइनाइड का मैंने एग्जांपल लिया था, तो निकिल वहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट था, ये क्या है बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट कभी भी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन नहीं करते हैं, डी ब्लॉक करते हैं, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल वेकेंट होते हैं। डी ऑर्बिटल का साइज या ऑर्बिटल्स क्या होते हैं वो बेटा लार्ज होता है, इसीलिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसमें बेटा मैं आपको एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, वो क्या है देखो अच्छे से समझना, इतना तो सभी को समझ में आ गया होगा। इसमें एक्चुअल में होता क्या है बेटा, अगर ऑर्बिटल डायग्राम आपको बनाने पड़े तो, ठीक है। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास आपके पास 5 थे एंड बेटा हाइड्रोजन इसमें 4 है, जिसमें से 3 तो बॉन्ड कर लेंगे। देखो नाइट्रोजन के पास मैं बना देती हूँ बेटा 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दिस वन। यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन के साथ में ये क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। यहाँ भी हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डिंग करेगा एंड यहाँ भी हाइड्रोजन एटम के साथ। ये 3 क्या है, हाइड्रोजन एटम। ये किसकी स्ट्रक्चर है बेटा, ये स्ट्रक्चर है अमोनिया की, NH3 की, ठीक है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा का पूरा बचा, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अब इसमें है NH4 पॉजिटिव, मतलब एक क्या होगा बेटा, H पॉजिटिव आयन होगा, ठीक है, जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये क्या करेगा, नाइट्रोजन इस पूरे के पूरे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ इसके साथ शेयर करेगा और बेटा बॉन्ड बनाएगा। देखो नाइट्रोजन है, यहाँ पर इसके दोनों इलेक्ट्रॉन थे, वो हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, शेयर कर लेगा। ये बेटा आपका कौन से वाला आयन है, H पॉजिटिव वाला आयन, ठीक है। एंड यहाँ पर पहले से ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका था और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका आया था, हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो सिंपल बॉन्डिंग हो रही है कौन सी, कोवेलेंट बॉन्ड, किसमें, इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन में। ऐसे ही इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन में भी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, सेम एज इट इज। थर्ड हाइड्रोजन एटम है, इसके साथ भी क्या बन रहा है बेटा, कोवेलेंट। बट अगर हम इसमें देखें तो देखो ये पूरा का पेयर इसके साथ शेयर किया हुआ है, तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग बनेगी बेटा वो कौन सी बनेगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, क्लियर। तो बेटा इसी में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बना। H पॉजिटिव आयन को नाइट्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। ऐसे ही बेटा एक और एग्जांपल आता है H3O पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, इसमें बेटा सबसे पहले आप H2O की स्ट्रक्चर बनाओगे, जैसे हमने अमोनिया की बनाई, ठीक है। सेम एज इट इज इसके साथ बेटा एक आपको लेना है H पॉजिटिव आयन एंड इसके साथ क्या करेगा, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो आपसे पूछते हैं अमोनिया किस टाइप का कंपाउंड है, तो आप बताओगे कौन सा है, कोवेलेंट कंपाउंड। ये तो कोवेलेंट है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक हाइड्रोजन एटम शेयर कर रहा है एक नाइट्रोजन एटम। अगर आपसे पूछते हैं NH4 पॉजिटिव आयन किस टाइप का कंपाउंड है, तो आप क्या बताओगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। बेटा कोवेलेंट बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, बट एक हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, वो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, क्लियर है। तो ये चीज बेटा आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है
और ये फॉर्मूला बेटा अप्लाई करके आपको मॉलिक्यूल की शेप एंड क्या बताओगे उसमें बॉन्ड एंगल। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी है बेटा, वो क्या, वो ये याद रखना है कि जो मैंने फॉर्मूला लिखा है कौन सा वाला, ये वाला, बच्चे क्या करते हैं अपनी नोटबुक में एज इट इज लिख लेते हैं। बेटा मेरे पास बोर्ड में इधर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिखा। आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला आपको इस टाइप से लिखना है, x इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर लिखोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके, सेंट्रल एटम के, प्लस मोनोवैलेंट एटम मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, प्लस बेटा क्या करोगे एनायन एंड माइनस करोगे बेटा कैटायन। इस टाइप से लिखना है, ये नहीं कि मैम ने तो ये ऊपर लिखा था ये वाला पोर्शन ये नीचे लिखा है तो हम ऐसे लिखेंगे। और कुछ बच्चे तो यहाँ पर डिवाइड और कर देते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करना है आपको, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। ओके बेटा, कल मिलते हैं हम न्यू टॉपिक के साथ। इसकी बेटा आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। टेक केयर।